हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है गॉसेस थ्योरम। इसे गॉसेस थ्योरम भी कहा जाता है या और का मतलब होता है या गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या इसे गॉसेस लॉ भी कहा जाता है। आप गॉसेस थ्योरम बोल सकते हैं या गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोल सकते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टेट्स दैट गॉसेस नियम के अनुसार the electric flux phi across any closed surface is proportional to the net electric charge q enclosed by the surface that in। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह किसी क्लोज सरफेस की बात कर रहा है इज प्रोपोर्शनल टू द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कहां पर रखा गया है, किसी इनक्लोज बाय द सरफेस, किसी इनक्लोज सरफेस में। ये हमारी हो गई डेफिनेशन, और इसे इंडिकेट करते हैं फाई से। किसे? फ्लक्स को। जो फ्लक्स होता है फाई, वो किससे इंडिकेट किया जाएगा? फाई से। तो फाई इक्वल टू होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये फार्मूला होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये डेफिनेशन हो गई, ये फार्मूला हो गया। अब हम लोग करते हैं गॉसेस लॉ का प्रूफ। अब हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस लॉ का प्रूफ। ठीक है, तो देखते हैं प्रूफ के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रूफ गॉसेस लॉ क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक चार्ज मान लेते हैं, और जो चार्ज माना जाता है वो हमेशा पॉइंट चार्ज माना जाता है। अच्छा, जो पॉइंट चार्जेस मानते हैं, तो अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, एक सबसे पहली मेन चीज आपसे एक पूछ लेते हैं, प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम। हम लोग जो प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम को पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग एक चार्ज लेते हैं, और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरे सरफेस पर कॉन्टिन्यूसली होता है। ये चीज हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा जो गॉसेस लॉ एप्लीकेबल है वो केवल और केवल 3 डायमेंशनल पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। मान लिया हमारे पास कोई चार्ज प्लस क्यू रखा है। अब हमें करना क्या है, गॉसेस थ्योरम अप्लाई करना है। गॉसेस थ्योरम तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपको गॉसियन सरफेस पता ना हो, और जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं वो 3 डायमेंशनल होता है। मान लिया हमने कोई एक स्फेरिकल टाइप का कोई एक सरफेस मान लिया, इस तरीके से डॉटेड में दिखा रहे हैं आपको, गोल गोल बिल्कुल। हमने मान लिया कोई स्फेरिकल सरफेस है इस तरीके से, एक कोई चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और इस प्लस क्यू चार्ज को हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। और जो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ड्रा करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। लिख देते हैं इसे गॉसियन सरफेस। तो आपने एक चीज सीखी, सबसे पहले पॉइंट चार्ज लिया जाएगा। ये जो पॉइंट चार्ज है, अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड करें पूरे सरफेस पे, तो इसे कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सरफेस जो बाहर की तरफ बना, ये क्या कहलाता है, ये गॉसियन सरफेस कहलाता है। लेट हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा एरिया ले लिया। तो इस प्लस क्यू चार्ज से अगर हम देखें, इस प्लस क्यू चार्ज से देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी इस तरीके से। ठीक है, जो एरिया हमने लिया क्या है, वो स्मॉल एरिया है ये वाला। ठीक है, अगर बात करें ई की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गई। अगर हम इस सरफेस को भी अगर देखें, कंसीडर कर ले, तो इस सरफेस के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड हो गई। अगर यहां पे इस तरीके से कंसीडर कर लें पॉइंट, तो इसके लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम किसी भी इस पॉइंट पे लें तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, अगर इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। अगर हम बात करें एरिया वेक्टर की, तो जो डीए होगा, जो डीए की डायरेक्शन होगी
वो किधर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि सरफेस के हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस ये है, इसका परपेंडिकुलर यही तो होगा। तो ई की डायरेक्शन और डीए की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम हो गई। अगर ई की डायरेक्शन और डीए की डायरेक्शन दोनों की सेम हो गई तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ई भी इस डायरेक्शन में है और डीए भी इस डायरेक्शन में। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा की वैल्यू होती है 0। ये तो किसके लिए हमने निकाल लिया, इस वाले सरफेस के लिए। अगर इस सरफेस के लिए अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखो ये वाला तुम्हारा सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लोगे, डीए लोगे, ठीक है। अब ई इस डायरेक्शन में, डीए भी इस डायरेक्शन में, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है तो क्या होता है, थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। अब यहां पे भी थीटा की वैल्यू 0, यहां पे भी थीटा की वैल्यू 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, अरे भाई सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। तो डी फाई की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी, अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम छोटे छोटे सरफेस ले रहे हैं, सरफेस एरिया हम कैसे ना लिया, छोटा सा लिया, ये टोटल की हम बात नहीं कर रहे, ये छोटा सा एरिया लिया, तो फ्लक्स भी कितना जाएगा, देखिए फ्लक्स वैसे तो फाई से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, वैसे इंडिकेट किसे करते हैं, फाई से। लेकिन अगर स्मॉल फ्लक्स को अगर हम स्मॉल एरिया से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा रहे हैं तो जो फ्लक्स होगा वो किस तरीके का होगा, स्मॉल ही फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर इंटायर सरफेस की बात करें तो फ्लक्स फाई हो जाएगा, अगर स्मॉल एरिया की बात करेंगे तो फ्लक्स स्मॉल हो जाएगा, और इंटायर सरफेस के लिए एक बात करेंगे तो कंप्लीट फ्लक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम पहले इसके लिए फ्लक्स निकालें तो ये छोटी सी एरिया है, छोटी सी एरिया के लिए फ्लक्स भी स्मॉल रहेगा, और फ्लक्स बराबर क्या होता है, डी फाई ई बराबर क्या होता है, तो डी फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए, या फिर डी फाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई डी ए, डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो फ्लक्स अगर हम यहां से निकालेंगे, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जब कॉस 0 की वैल्यू अगर 1 हो गई, मान लिया कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, यहां पे कॉस 0 की वैल्यू रखोगे तो 1 लिख दोगे, तो बचेगा कितना, ई बचेगा, डी ए बचेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो इस वाले के लिए हमने निकाल लिया। अगर सेम कंडीशन इसकी है, अगर इसके लिए अगर हम फ्लक्स को निकालना होगा तो डी फाई बराबर क्या लिखोगे, ई डॉट डी ए, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। फिर थीटा की वैल्यू इसके लिए भी क्या है, इसके लिए भी वैल्यू 0 है, तो फिर क्या निकल आएगा, ई डी ए भी निकल आएगा। अगर इसी के लिए इसी तरीके से, इस तरीके के यहां पर निकालें अगर, तो भाई ई की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, डी ए की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, एंगल थीटा हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा तो क्या वैल्यू निकल आएगी, डी फाई की बराबर ई डी ए निकल आएगी। इसके लिए ई डी ए, इसके लिए ई डी ए, इसके लिए ई डी ए। अगर हम इंटायर सरफेस के लिए बात करेंगे तो वैल्यू फाइनली कितनी निकल के आएगी, हर जगह पर फ्लक्स ऐड होता चला जाएगा, डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई। तो अगर हम इसे कंप्लीट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो इंटीग्रेशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम कंप्लीट सरफेस के लिए निकालें, किसके लिए, एंटायर सरफेस के लिए फ्लक्स निकालें, तो फार्मूला हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डी फाई लिख दें भाई। अगर हमें किसी का क्या निकालना है, फ्लक्स, इंटायर सरफेस के लिए अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो अगर हम उसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, और इंटीग्रेशन अगर जैसे ही करेंगे तो ये टोटल फ्लक्स मिल जाएगा हमें, कंप्लीट इंटायर सरफेस के लिए फ्लक्स हमें फाइंड कर लेंगे। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और डी फाई की वैल्यू कितनी है, डी फाई की वैल्यू है ई डी ए, डी फाई की वैल्यू कितनी है, ई डी ए, हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू को क्या कर देना है, इंटायर सरफेस के लिए, इंटायर सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा। अच्छा इंटायर के लिए ये सर्कल का गोला टाइप का बना देते हैं, ठीक है, इंटायर के लिए, इंटायर सरफेस के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इंटायर सरफेस के लिए इंटीग्रेशन हो गया, और डी फाई की वैल्यू हमारे पास पहले से रखिए ई डी ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे cos 0 वैल्यू हमने रख के नहीं दिखाई है, यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, 1 का मल्टीप्लाई ईडीए में करेंगे तो ईडीए ही मिल जाता है, ठीक है। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ
एंटायर सरफेस का वैल्यू जो निकल के आया था EDA आ गया। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया। अब हमें E की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। E की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बताएं, ये पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया पहले से, इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q अपॉन, अच्छा रेडियस अभी हमने नहीं बताई आपको। यहाँ पे ये जो रेडियस होगी वो क्या होगी, कैपिटल R होगी। अगर ये वाली रेडियस निकालोगे तो ये वाली भी कैपिटल R होगी, अगर ये वाली रेडियस बताओगे तब भी कैपिटल R होगी। तो कैपिटल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन R²। कुछ नहीं करना है अब मुझे, यहां पर आके EDA में वैल्यू पुट कर दो आके की। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर सरफेस, E की वैल्यू रख दो आके 1/4πε0 Q अपॉन R²। यहां तक आपके समझ में आ गया, और DA बच गया उसे भी लिख दो। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया। अब देखिए 1/4πε0 Q अपॉन R², देखो R भी कभी नहीं बदल रहा है, R पूरे सरफेस के लिए क्या है, सबके लिए सेम है। R की वैल्यू पूरे सरफेस के लिए दिख रही होगी, यहां के लिए भी R है, यहां के लिए भी R है, यहां के लिए भी R है। अगर कोई और हम लाइन ड्रॉ कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड की, मान लीजिए इस पॉइंट के लिए, तब भी R की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब R की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये है कि जो 1/4πε Q अपॉन R² की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, और कांस्टेंट को हम हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर ले जाते हैं। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले जाते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ यही लाइन लिख देते हैं दोबारा से, Q अपॉन R² इंटू DA। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन से बाहर वैल्यू को निकालना है, तो क्या कर लेंगे 1/4πε0 Q अपॉन R²। ये वैल्यू हमने क्या कर ली, बाहर निकाल दी, और बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ DA बच गया। ठीक है, अब एक आपको बात बता देते हैं कि स्फेरिकल सरफेस के लिए जो इंटीग्रेशन ऑफ DA होता है, लिख देते हैं यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ DA इसकी वैल्यू होती है 4πr²। भाई सीधा सा समझिए, स्फेरिकल सरफेस के लिए जो एरिया होता है वो 4πr² होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ DA की वैल्यू 4πr² निकल आई। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ DA की वैल्यू कितनी निकल आई, 4πr²। तो DA की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4πr² लिख सकते हैं। तो फ्लक्स फाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0। ठीक है, Q अपॉन R² लिखा वो भी लिख दो, और इस DA की वैल्यू क्या रख दो आके, 4πr² लिख दो आके, लिख दो भैया 4πr²। ठीक है, देखो कैंसिल क्या क्या हो गया, R² से R² कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया। तो फ्लक्स फाई बराबर क्या बच गया, फ्लक्स फाई बराबर बच गया Q अपॉन ε0। ठीक है, फ्लक्स क्या बच के आ गया, फाई बराबर Q अपॉन ε0। ठीक है, इफ देयर आर पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn lying inside the surface, each will be contribute to electric flux independent of the others। अब कह रहा है कि यदि देयर आर पॉइंट चार्ज Q1 Q2 Qn है, भाई अब हमारे पास क्या है, पॉइंट चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है। ठीक है, अब वो लाई कर रहे हैं इनसाइड द सरफेस। जो तुम्हारी सरफेस थी इस तरीके से, इस सरफेस के अंदर Q1 आ गया, Q2 आ गया, Q3 आ गया, Q4 आ गया, सभी चार्जेस को हमने क्या कर लिया, इस सरफेस के अंदर ले लिया। जब इन सरफेस के अंदर हमने सभी चार्जेस को ले लिया है तो सबके अपने क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे। भाई E1 के लिए फ्लक्स फाई E1 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स, ये सभी पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो फ्लक्स का हमें क्या निकालना पड़ेगा, समेशन निकालना पड़ेगा, या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं। तो फाई पहले वाले चार्ज, मान लिया हमारे पास चार्ज क्या है, पहला Q1 है, तो Q1 के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई E1 हो जाएगा। दूसरा चार्ज हमने मान लिया Q2 है, तो उसके लिए फ्लक्स हो जाएगा फाई E2 हो जाएगा। अगर तीसरा चार्ज क्या है भाई Q3 है,
तो फाई E3 हो जाएगा फ्लक्स प्लस डॉट 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 डॉट, अगर En टाइम्स तक चल रहा है तो फाई En मान लेंगे, ठीक है। और सभी की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलो वैल्यू पुट करते हैं। फाई E1 के लिए क्या लिखोगे, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें फ्लक्स फाई E2 के लिए लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, Q2 अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि ये Q2 चार्ज की वजह से फ्लक्स बना था। अब हम तीसरे चार्ज के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। अगर हम इसे समेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n तक Qn का मतलब है Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो वैल्यू रहेगी इसी के नीचे i मान लेंगे। i क्यों मानेंगे, अगर हम यहाँ पे i रख देंगे तो देखो Q1 हो जाएगा, अगर i की वैल्यू 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे कुछ ना लिखो यार, हटाओ, तुम इसे हटा ही दो, Qn अपॉन एप्सिलॉन लिख लो। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, i बराबर 1 से चालू होगी, 1 फिर 2 फिर 3, कहां तक चली जाएगी, n तक। i की वैल्यू 1 से लेके n तक होती। फाई इक्वल टू हो जाएगा Qn अपॉन एप्सिलॉन 0। एक नोट आपको हम दिखा रहे हैं, जैसा कि पहले से मैंने लिख रखा है। एक नोट ये है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0 इफ नो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर चार्ज कोई सरफेस के अंदर नहीं है, मान लिया तुम्हारा ये सरफेस है और इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, क्या अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो कोई फ्लक्स बनेगा या नहीं बनेगा। आपको याद रखना पड़ेगा, अगर किसी इनक्लोज सरफेस में कोई चार्ज ही नहीं है, जब कोई चार्ज नहीं होगा तो उसके अंदर कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। और अगर हम मान लें इनक्लोज सरफेस के बाहर यहां पे चार्ज हो, अब भाई अंदर तो कोई चार्ज था नहीं तब फ्लक्स 0 था, अगर हम चार्ज को इस इनक्लोज सरफेस से बाहर रख दें क्या कोई फ्लक्स होगा, भाई बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो तुम्हारा सरफेस है, स्फेयर है, उससे कहां पर है, स्फेरिकल सरफेस से बाहर की तरफ है। जब कोई चार्ज एंटायर सरफेस के अंदर ना हो और बाहर हो तब भी कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। टॉपिक समझ में आया। अगर टॉपिक समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अगले लेक्चर्स भी फ्री में बिल्कुल मिलते रहें, और आपके सिलेबस को पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब का आपको प्रत्येक लेक्चर पढ़ा रहे हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट करके हम आपको देंगे, और उसके साथ में आपको न्यूमेरिकल्स भी करा रहे हैं। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और आपको फ्री में सिलेबस पढ़ने का मौका मिल जाए जिससे, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।